हेलो देर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम टॉपिक पढ़ते हैं मिसकैरेज, जो कि चैप्टर रिप्रोडक्शन बायोलॉजी से है, और साथ ही साथ मिसकैरेज और एबॉर्शन को भी पढ़ेंगे। इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, मिसकैरेज क्यों किया जाता है, इसकी वजूहात क्या है, और साथ साथ एबॉर्शन किसे कहते हैं, एबॉर्शन में और मिसकैरेज में क्या फ़र्क है, ये आज का टॉपिक होगा। और साथ साथ कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देखेंगे कि क्या इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा अपना व्यू क्या होगा, यानी थोड़ा सा हम अपनी किताब से आउट ऑफ द सिलेबस जो है आपके साथ कोई आइडिया भी मैं शेयर करूंगा, वो इन पॉइंट्स के हवाले से कि रिलीजन क्या कहता है इसके हवाले से, और ज़्यादा बच्चे होना चाहिए नहीं होने चाहिए, क्या वाकई में ज़्यादा बच्चे जो है वो बोझ बन जाते हैं, इस तरह की स्पेशल बातें इसके अंदर शामिल हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपका दूसरा चैनल कौन सा है जिसमें एडवांस लेवल के बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स है। जी बिल्कुल, आप जो इस वक्त एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपने भी जाना है मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी आपके सामने जो है मज़ीद सब्जेक्ट्स आएंगे। बायोलॉजी नहीं होगी लेकिन बायोकेमिस्ट्री होगी, फार्माकोलॉजी होगी, फिजियोलॉजी होंगी। तो एडवांस लेक्चर्स के लिए हमारे पास दूसरा चैनल भी मेरा है, उसके लिए आपने ये टाइप करना है मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हदी के नाम से। ये आप यूट्यूब पे टाइप करें तो वहाँ जाकर आप देख ले, इसके अंदर मैंने बड़े अच्छे कंटेंट्स डाले हुए उर्दू और इंग्लिश में, आपको मज़ा आएगा। और वैसे भी आज नहीं तो कल आपने आना है, तो इसको अभी से आप देख ले इस चैनल को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। मिसकैरेज, मिसकैरेज क्या है? देखो, मिसकैरेज को समझने के लिए असल में ये वीडियो मैंने तकरीबन 90% रिकॉर्ड किया था, लाइट चली गई और अब दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वही पॉइंट्स हैं। मिसकैरेज में क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये है यूटेरस, वो बच्चादानी फीमेल के जिस्म के अंदर, और जहाँ पर अंडा जब भी बनेगा यहाँ से तो अंडा और स्पर्म मिलेगा। अंडा और स्पर्म जब मिलेगा, आई होप ये आपको सब कुछ ये आपको आता हो तो मैं जल्दी से बताऊँ। अंडा स्पर्म जब भी मिलेगा तो उसे ज़ायगोट बनेगा, और ज़ायगोट ने यहाँ पर आना है, इस यूटेरस का जो दीवार है इधर, उसने इस दीवार के साथ अपने आप को अटैच करना है, इम्प्लांट करना है। यहाँ पर उसने 9 महीने तक रहना है। 9 महीने के बाद इसने कुदरती तौर पर नॉर्मली इस दुनिया में आना है। ये नॉर्मल ऐसा हुआ, हम कहते हैं प्रेगनेंसी लग गई और प्रेगनेंसी मुकम्मल हो गई, डिलीवरी हो गई। अब मिसकैरेज में ये जो यहाँ पर ज़ायगोट है, ये 2 दिन का भी तो हो सकता है, ये 2 हफ्ते का भी हो सकता है, ये 2 महीने का भी हो सकता है, ये 3 महीने 4 महीने का भी हो सकता है। मिसकैरेज में ये स्ट्रक्चर, जिसके लिए आप लोग फ्यूटस का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं, फीटस, एम्ब्रियो अल्फाज यूज़ होते हैं, ये अपना टाइम पूरा नहीं कर पाता और एज सच टाइम से पहले निकल आते हैं। इनके ज़िंदा होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो ये मर जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मिसकैरेज। और दूसरी बात, ये कुदरती तौर पर होता है। इसकी वजूहात मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। ये कुदरती तौर पर होते हैं। कौन सी वजूहात है कि जिनकी वजह से बच्चा अपना टाइम पूरा मुकम्मल नहीं कर पाता और बाहर आ जाता है? पहला है वेस्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी वेस्ट। वो कैसे? फीमेल के जिस्म के अंदर अंडा जो बनता है, आपको पता है अंडा यहाँ पर बनता है, ओवरीज को होता है, ये ओवरी है। अंडा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, सो ये पहला रीज़न है, पहला फर्स्ट कॉज, अच्छी क्वालिटी का अंडा नहीं है। वो अंडा अगर स्पर्म के साथ मिल भी जाए तो आने वाला स्ट्रक्चर इतना पावरफुल नहीं होगा कि वो उसको 9 महीने तक यहाँ पर रख कर सके। तो जिस्म खुद ब खुद उसको निकालने की कोशिश करेगा कि भाई आपने आगे वैसे भी टाइम ज़ाया करोगे तो क्या फ़ायदा, अभी से निकल जाओ। तो ये एक कुदरती तरीका है। वैसे जब प्रेगनेंसी 15% ऐसा होता है। दूसरी रीज़न के एनाटॉमिकल काज, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर मसला आ जाता है। पहला मसला क्या है? जैसे कि यूटेरिन एबनॉर्मेलिटी में पहला मसला है सेप्टेट यूटेरस। यूटेरस तो है ना ये चैम्बर, इसके अंदर कोई पर्दा बन जाता है, ठीक है, ऐसे पर्दा बन जाएगा इसके अंदर। इस पर्दे के बन जाने की वजह से वो बच्चा जो है उसको वो नॉर्मली उतना इलाका नहीं मिल रहा था जैसे पहले मिल रहा था, इसकी वजह से मिसकैरेज। दूसरा फिब्रॉइड। फिब्रॉइड क्या है? इस यूटेरस के आसपास
एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाएंगे, जो दाने लगे, एबनॉर्मल ग्रोथ इधर उधर बाहर भी होंगे, तो इस टाइप पे भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ बन रहा है इसको बोलते हैं फिब्राइड, ये उसको जाने नहीं देता। और है पोलिप्स, यूटेरस पोलिप भी उसको, पोलिप क्या है, उसमें दाने हैं, क्लॉट्स हैं, मासेस हैं, लेकिन वो इस तरह से बिखरे वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। वो आपको एक सेंट्रलाइज यूटेरस है, सेंट्रलाइज जगह में आपको यहाँ पर वो मासेस मिलेंगे, इसको बोलते हैं पॉलिप्स। ये वाले क्या है, पॉलिप्स, एक ही जगह पे आपको मिलेंगे पॉलिप्स। तो ये जाने मौका नहीं देता बच्चे को कि वो डेवलप करे, ये मिसकैरेज हुआ। अब तीसरी रीज़न क्या है, मेडिकल कॉज। मेडिकल कॉज में बीमारी लग जाती है, मतलब डायबिटीज़, शुगर की बीमारी लग जाती है औरत को। हाइपरथायराइड, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, वो हार्मोन रिलीज करते हैं, थायरोक्सिन, पैराथॉर्मोन। जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू करते हैं इसका हाइपरथायराइडिज्म, ये भी मौका नहीं देता बच्चे को। या फिर मोटापन आ गया, ओबेसिटी है, ओबेसिटी से तो वैसे भी आम लोग, हर बंदा भाग रहा है कि यार ओबेसिटी ना हो जाए। मोटापा जो है इसकी तो और भी बहुत सारी बीमारी होती है, इसकी दिल की बीमारियाँ भी ऐसी होती है, लेकिन ये ओबेसिटी मिसकैरेज भी कर सकते हैं। एज, उम्र भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये है कि वो यंग एज में वो कैरी कर सकते हैं, तो बाज़ औक़ात उसका एज कुछ ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो फिर उसको यहाँ पर नहीं रोक सकते। एज मतलब थोड़ा सा ओवर एज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे औरतें हैं उसका एज काफ़ी बड़ा होता है और फिर भी वो जो है बच्चे दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत जिसका एज ज़्यादा हो तो वो भी नहीं दे सकती है, तो ये भी नहीं है, ये जस्ट पॉसिबल कॉजेज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मतलब आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ आपके बच्चे के को ग्रो ही नहीं करता है, खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। खुद आमतौर पर आपका जिस्म जो एंटीबॉडी बनाते हैं, एंटीबॉडी वो दूसरी जरासीम वायरस को मारने के लिए है, लेकिन कभी कभी जिस्म का अपना एंटीबॉडी अपने ही जिस्म के स्ट्रक्चर पे अटैक करना शुरू कर लेता है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये बन जाते हैं। एक डॉक्टर से मैंने सुना कि ब्लड भी क्लॉट हो जाता है, औरत का जब ब्लड का ज़्यादा क्लॉट हो जाता है वो भी बच्चे को ग्रो नहीं होने देते हैं। तो ये जो लेक्चर मैंने किया वो ये एक बुक से नहीं है, एक दो बुक से नहीं है, बुक्स को कंबाइन करके और साथ साथ कुछ और सर्च करके मैंने ये बनाया। आप लेकिन ना बलूचिस्तान बोर्ड में सारे के सारे मालूमात है, ना फेडरल बोर्ड में है, ना ये केपीके बोर्ड में है। अलबत्ता केपीके बोर्ड में, बाकी बोर्ड में थोड़ी जितनी मालूमात है भी मैंने इधर लिखी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। जेनेटिक कॉज में क्या हो सकता है, क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ जाता है। क्रोमोसोम, बच्चे के अंदर क्रोमोसोम है, बच्चों के अंदर डीएनए है। अब जो जेनेटिक कॉज है इसमें माँ बाप की वजह से भी हो सकते हैं, पेरेंट्स की वजह से। मैं इधर पहला लिखता हूँ पेरेंट्स की वजह से भी हो सकता है। यानी क्रोमोसोम पेरेंट के जिस्म से जो डीएनए बच्चों के अंदर जा रहा है वो डीएनए के अंदर पहले से प्रॉब्लम है, लिहाजा बच्चों को भी वो भुगतना पड़ा। तो ये एक है। दूसरा क्या हो सकता है कि पेरेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, पेरेंट्स से प्रॉपर डीएनए चला गया बच्चों में, पेरेंट से प्रॉपर क्रोमोसोम चले गए, कोई वो नहीं है कि क्रोमोसोम कम है, ज़्यादा है या कोई कमी बेशी है, इट्स ओके। लेकिन बच्चा जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा जैसे ग्रो करना शुरू कर दिया, यहाँ पर बच्चे ने ग्रो करना शुरू कर दिया, यहाँ पर दौरान ग्रोथ उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या कोई क्रोमोसोम डिलीट हो गया या कोई इन्वर्ट हो गया है ना। सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में क्रोमोसोम के चैप्टर में टॉपिक आ रहता है म्यूटेशन के नाम से, कि म्यूटेशन जीन के लेवल पर भी होते हैं, क्रोमोसोम के लेवल पर भी होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे जेनेटिक कॉज, ये भी मिसकैरेज है। और फिफ्थ पे है अल्कोहलिक मदर जो है उसके भी चांस होते हैं कि वो मिसकैरी करें। ठीक है, ये हो गया उसकी वजूहात। अब मिथ का मतलब क्या, ड्रामा, कहानी। एक डॉक्टर से मैंने सुना, मैंने बुक में नहीं देखा, एक डॉक्टर से मैंने सुना सर्च करके, वो कहता कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों ने ये बनाया हुआ है, ये ऐसा ये किस्सा बनाया हुआ है कि यार ये चीज़ें भी मिसकैरेज कॉज करते। तो उसने कहा कि ये कॉज नहीं करते। कौन सी? स्ट्रेस कॉज नहीं करते हैं इसको, मिसकैरेज को, परेशानी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है परेशान होते हैं, आपने देखा होगा वो परेशान होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से कैरी कर लेते हैं, बच्चा अपने टाइम तक
पहुंच जाता है और बाहर दुनिया में आ जाते हैं। इंटरकोर्स बच्चे हस्बैंड और वाइफ के दरमियान रिलेशन है इंटरकोर्स का, देखिए मेट, ठीक है, उनके दरमियान हम बिस्तरी हो सकती है हस्बैंड वाइफ के दरमियान। तो दौरान प्रेगनेंसी अगर वो इंटरकोर्स करेगा तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि उसकी वजह से ये हुआ, तो ये नहीं होता उससे, ये जस्ट एक कहानी है, उससे नहीं होता। नॉर्मल तरीके से ये नहीं है कि प्रेगनेंसी पहले महीने में प्रेगनेंसी लगी, अब औरत ने वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई आप जो है करीब मत आना, ये कौन सी बात होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो कैरी ऑन। लेकिन ये है कि लास्ट महीना जो है, लास्ट महीने उसमें उनको ख्याल रखना चाहिए। बाकी में 8 महीने 7 महीने चलते रहे भाई। हैवी लिफ्ट को औरतें भारी चीज़ों को उठाना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, कभी भी मर्द के लिए भी नहीं। तो वो उसके अलग वो जो हाथ होते हैं हैवी चीज़ों को उठा रहे तो कमर में मसल होता है, मसल के स्क्रैच होते हैं, इससे भी वो नहीं होता मिसकैरेज। तो हो सकता है वो मिसकैरेज जो बाकी रीज़न की वजह से हुआ, वो बहाना इसका मिले कि ये चीज़ें लिफ्ट के वजह से। बहुत सारी औरतें आपने देखी होंगी वो पानी को यहाँ पर वो रख करके फिर जा रहे होते, हैवी चीज़ें उठा रहे होते, कुछ नहीं होता। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, बाज़ औरतों को अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, जैसे कि गोनोरिया वगैरह हो, ऐसे डिजीज़ एक बार लग गया हो उसके बाद वो डिजीज़ ख़त्म हो गई, तो अगली बार वो कहते हैं कि इसने इसलिए मिसकैरेज किया क्योंकि इसको ये डिजीज़ लगी थी। तो ये भी नहीं है इसकी, ये जस्ट मिथ है। वजूहात वो जो बयान की गई थी ये वजूहात हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एबॉर्शन की तरफ। एबॉर्शन क्या है? इसी केस में आ जाते हैं, यूटेरस के अंदर दोबारा आ जाते हैं। अगर यूटेरस में अच्छा एक मिनट, मिसकैरेज ज़रा आप यहाँ पे देखें, कब 20वां हफ्ता या बाज़ किताबों के मुताबिक 28वां हफ्ते से पहले पहले। तो ये आप स्टूडेंट को सवाल पूछेंगे कि भाई कितना वो टाइम का विवरण है, तो 20 हफ्ते से पहले पहले या 28 हफ्ते से पहले पहले अगर वो बच्चा बाहर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिसकैरेज। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बिल्कुल बना हुआ हो, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो बच्चा बना हुआ हो। कभी कभी वो जैसे थोड़ा बना होगा, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ही भी नहीं है, जस्ट एक मास ऑफ क्लॉट है, तो वो उस स्टेज, वो तो भी उस स्टेज पर है, वो भी अगर उसको भी मिसकैरेज बोलते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे बड़े ख़तरनाक लेवल पर होते हैं कि बच्चा बिल्कुल बना हुआ होता है, काफ़ी अच्छे उसके बॉडी पार्ट्स बनने हुए होते हैं, उसकी तरह उसके साथ जुल्म किया जाता है, कोई वजूहात की बिना पर उसको निकाला जाता है, वो एबॉर्शन में आ जाता है, वो इंसान खुद ही निकालती है। ये फ़िलहाल कुदरती चल रहा होता है, कुदरती तो जुल्म नहीं होता, कुदरती तौर पर जो है ये मसला पहले 7 हफ्ते। आपको पता है कि यूटेरस के अंदर बच्चे ने 9 महीने रहना है, या 9 महीने अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हफ्ते बनते, 36 हफ्ते, 36 वीक, ये उसका फुल टाइम है। अब वो पहले कितने टाइम से पहले 20 हफ्ते से पहले या 28 हफ्ते से पहले ये मसला होता है। अगर ये 28 हफ्ते के बाद हो जाए, यानी 29th वीक पे आ जाए या 30th वीक पर आ जाए, उसको फिर क्या बोलते हैं, प्री टर्म डिलीवरी। अच्छा, ये भी कभी कभी हो सकता है कि वो 8वें महीने पर जो है वो डिलीवरी हो जाती है, 7.5 महीने पर डिलीवरी हो जाती है। कभी कभी वो मर जाते हैं, कभी कभी वो सर्वाइव करे तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है। आपने देखा, मैंने खुद अपने आंखों से बहुत सारे बच्चे देखे हुए हैं, शुरू में 1 महीना शीशे के अंदर रख लेते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं। 1 महीना पहले दुनिया में आ गए, जल्दी आ गए, एक्साइटेड है कि चलो मैं जल्दी जाऊँ। उसको पता नहीं यार, जिस दुनिया से तुम आए हो इतनी खूबसूरत दुनिया थी, अब तुम दुनिया ये वाली दुनिया में आकर बड़े हो जाओगे। छोटे बच्चे हो तो अबू भी जो है वो किस कर रहा है, प्यार दे रहा है, छोटा भाई भी बड़ा भाई भी दे रही है, इधर उधर। जैसे वो बेचारा बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर क्या क्या बोझ आ जाता है इस दुनिया में रह कर। आपको बताया ना, मैं तो बताया किस तरह से उनको जीना होता है। तो बहरहाल वो फिर भी जल्दी आ जाते हैं, उसकी अरमान पूरी हो जाती है। राइट, पहले 7 हफ्ते अक्सर जो रिकॉर्ड है, पहले 7 हफ्तों में मिसकैरेज होता है कुदरत पर, पहले 7 हफ्ते में, यानी 3रे हफ्ते में, 4थे में, 5वें, 6ठे, 7वें में ये हो जाता है। लेकिन ज़रूरी के साथ 8वें हफ्ते भी हो सकता है, 12वें भी हो सकता है, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया था। एबॉर्शन में क्या होगा? एबॉर्शन में बच्चा पड़ा हुआ है, इसने अपने टाइम से जाना था, लेकिन इसको बाहर से, इसको क्या किया, बाहर से इस पर कोई ऐसा केमिकल डाला, कुछ काम किया इसके ऊपर कि ये इधर जिंदा ना रहे। ये जिंदा ना रहे, ये आगे जिंदा ना रहे। बस इंसान खुद ही चाहता है कि ये आगे जिंदा ना रहे,
और इसको ख़त्म करे, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना खुद, ये तो कुदरती था ना, स्पॉन्टेनियस इधर लफ्ज़ लिखा हुआ है, अगर इसको खुद ही टर्मिनेट किया जाए इसका नाम एबॉर्शन है। अदरवाइज़ कभी कभी मिसकैरेज के लिए एबॉर्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कुदरती तौर पर बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया जाए तो वो नेचुरल एबॉर्शन है। नेचुरल एबॉर्शन को आप मिसकैरेज कह सकते हैं, नेचुरल एबॉर्शन है। लेकिन एबॉर्शन अगर वो इंड्यूस किया जाए, होता नहीं है इंड्यूस मतलब उसके अंदर डाल दिया जाए, कोई आपने ऑपरेशन करके निकाला, इसको अपने टाइम से फेंक दिया या दवाई डाली या कुछ कर दिया, दवाई से भी ऐसा हो जाता है, तो फिर उस केस में इसको कहते हैं एबॉर्शन, इसको कहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल, या तो आपने उसको रिमूव कर दिया वहाँ से या फिर उसको दवाई के ज़रिए एक्सपल कर दिया, रिमूव नहीं किया, एक्सपल कर दिया, जिस्म से बाहर निकाला, कोई ऑपरेशन नहीं किया, जस्ट जिस्म से बाहर निकाला फीटस को या एम्ब्रियो को, क्योंकि ये जो फीटस और एम्ब्रियो है इसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ जिससे इस बच्चे ने गुजरना है, ठीक है। पहला स्टेज है लोथड़ा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते, आस्ता आस्ता जो है इसके बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये काम करने के लिए जो एबॉर्शन है, बच्चों को एबॉर्ट करने के लिए एक रूल है कि जब ये औरत मेडिकल सेंटर चले जाते हैं वहाँ पर ये ख़ुद जब ऐसा करना चाहती है उसके लिए रूल है, अगर बच्चा इनिशियल स्टेज, बहुत इनिशियल स्टेज में कुछ बना हुआ ही नहीं है उसमें, तो वो परमिशन दे जाता है, जैसे कि ठीक है ये हो सकता है, लेकिन उसकी ख़ास टाइम है जिसमें उसका बॉडी पार्ट्स बन गए होते हैं, उस पर पाबंदी वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्लिनिक वाले पैसे लेकर करे, मैंने एक मूवी देखी थी, फिर से उसको नाम मुझसे मैं भूल गया, सम सीरियल किलर के नाम से था, अमेरिकन मोस्ट सीरियल किलर के नाम से था। उसने क्लिनिक खोल दिया था और उसमें ये काम करता था, पैसे लेकर जो है ये एबॉर्शन करता था। उसमें बाज़ बच्चे बिल्कुल कंप्लीट बच्चे थे, उसको भी जो है वो ज़ाया कर लेता था। तो यही बहुत गंदा अमल है, मैं तो ख़ुद इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा जनाब, ये था एबॉर्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली पर्पजली इंड्यूस्ड, कहता है इसको एक मकसद के साथ किया जाता है, कभी कभी मकसद के साथ। मकसद ये है कि बाज़ औक़ात वो चेक करते हैं, बच्चे का डीएनए निकालते हैं कि बच्चा जो है वो उसको ये अगर दुनिया में आ गया तो उसमें ये प्रॉब्लम होगा, मतलब उसको डाउन सिंड्रोम लगने वाला है, इसमें ये बच्चा ये पहले से मतलब, तो उसको ये इसको पहले से ख़त्म कर दो, पर्पज़ के साथ किया जाता है। तो कभी कभी जो है गैर कानूनी तरीके से एक औरत, एक लड़की, एक लड़का गैर कानूनी तरीके से शादी नहीं हुई है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ तरीका है, उस तरीके से वो मिलते हैं, फिर औरत के जिस्म में ज़हर है, बच्चा आ जाता है हम बिस्तरी के बाद, तो उसको भी फिर उन्होंने बाहर निकालना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। तो ये भी एक ऐसे अजीब सी स्टेज है, बड़ी बेइज्जती वाली, बड़ी कोचराई वाली स्टेज है। अल्लाह ताला किसी भी घर में इस तरह का स्टेज ना लाए, किसी भी घर में, चाहे जो भी हो, मुसलमान हो मुसलमान नहीं हो, जो भी हो, ऐसा स्टेज ना है, क्योंकि प्रॉपर तरीका है। शादी हो, शादी के बाद जो है एक नॉर्मल तरीके से जो है औलाद आ जाए तो एक अलग तरीका है। तो वो उस हालात में उसको क्या कर लेते हैं, वो ज़ाया कर लेते हैं। या बाज़ औक़ात औरत ये समझिए कि मैंने आगे और बच्चे देने ही नहीं है, और वो उसकी शादी हुई हस्बैंड के साथ नॉर्मल तरीके से वो कंडोम यूज़ करती हैं, कोई दवाई यूज़ करती है कि बच्चा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी बच्चा लग जाता है। कहते ये क्या हो रहा है, हमने तो फैमिली प्लानिंग भी किया था, हमने तो कंडोम भी यूज़ कर, फिर भी हो गया, तो उसको ज़ाया कर लेते हैं इस इनिशियल स्टेज में। अगर अब हम आते, मैं इसको ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अगर एक औरत को रियलिटी में, हकीकत में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इससे, क्योंकि यार जीनियन कॉज है कि ये अगर इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है कि अगर ये हो गया तो औरत के जिस्म को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, फिर एक वजह बन सकती है। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी वजह से आप इसको एबॉर्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे को। खासकर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिलीजन, मज़हब के अतबार से ना, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो तो बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देते हैं
उसके बच्चे को अबॉर्ट किया जाए। मुस्लिम बजाते खुद एक्स्ट्रा चिल्ड्रन से भी बुक मैंने देखा था कि एक्स्ट्रा चिल्ड्रन, ये बुक में लिखा था, ठीक है उसने ऑथर है, ओके फाइन, डॉक्टर होगा वो होगा, अक्सर पढ़ा लिखा लोग जो है वही कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं अपना राय आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस लिहाज से सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे आएंगे, ज़्यादा पैसे खाएंगे, ज़्यादा रोटी खाएंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, इसीलिए बच्चों को आप कम कर दे, तो ये आपकी बहुत ही जाहिलियत समझ लीजिए मेरे तरफ से। ये मैं कह रहा हूँ ना, जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, किसी बुक का लफ्ज़ नहीं, एक बुक में बताऊँगा, कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि आप अपने बच्चों को इस वजह से कत्ल ना करो कि आपको रोज़ी नहीं मिलेगी, कि आपको खुराक नहीं मिलेगा। रोज़ी देने वाला कौन है? आप यार आज आप बड़े हो गए हैं, आप माँ बाप बन गए हैं, आप आज आपके जहन में ये आइडिया आ रहा है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो खुराक कहाँ से देंगे। यार तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुम बच्चा हो, एफएससी का स्टूडेंट हो, कल तुम बड़ा होने वाले हो, कल तुम्हारे बच्चे आने वाले हैं, या आप पहले से आपके बच्चे हैं, तो ज़रा सोच, तो किधर से आया हुआ है? ये तुम्हारा जगह है, मेरा और आपका, हम सबका ये जगह है। तुमने कभी सोचा है कि यहाँ पर तुम्हें खुराक कौन दे रहा था? पता है ना? तुझे तो पता भी नहीं है, तो 9 महीने तक इतना पता ही नहीं था कि क्या चल रहा था तुम्हारे साथ। और ये बंदा जब यहाँ से इस दुनिया में आ जाता है, इतने से छोटे से कमरे से बाहर निकल, जब उसके हाथ आ जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है और वो नखरे करना शुरू करते, वो अपने से मारना शुरू कर लेते हैं कि यार ये रोज़ी जो है इससे कम है। यार जिस दिन तुम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में तुमने कब्जा करना शुरू कर दिया, हर चीज़ मेरा है, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, भाई तुम खुद कौन हो? किधर से आए हो? किससे आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे जाना? क्या कर रहे हो? लिहाजा मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि जो शख्स इधर एक नामालूम सी दुनिया में उसको रोज़ी मिल रही है, पत्नी कहाँ से मिल रही है, और ये कल को ये उठ के बोलते पता ये रोज़ी, इससे पैसा कम हो जाता है, इससे रोज़ी कम हो जाता है, गलत बोल रहे थे। मैं चूँकि ख़ुद बतौर एक मुस्लिम उस अपनी किताब से जिस पर मेरा ईमान है, वो तो जो भी बोलेगा वो तो मानना पड़ेगा, तो है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि बच्चों को इस वजह से आप कत्ल ना करो, ये एक गंदा अमल है, ना करो एबॉर्शन, बिल्कुल भी ना करें। हत्ता कि अगर आपको ये भी पता चले कि पेट में जो बच्चा है उसको ये अगर इस दुनिया में आ गया तो उसको डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी लगेगी, यानी अगर वो बच्चा है लेकिन उसको ये फलानी बीमारी, वो सारी उम्र जो है वो ऐसे डिसेबल रहेगा, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है उसको ज़ाया करने का। वो नेचुरली अगर वो मिसकैरेज में चला गया, अल्लाह की मर्ज़ी है, उस बनाने वाले की मर्ज़ी, चला गया, हो सकता है वो बर्थ हो जाए, बर्थ के 2 दिन के बाद मर जाए, हो सकता है वो ना मरे, हो सकता है वो सारे उम्र इसी हालत में रहे। आपका इम्तिहान होगा, अपने उसका ख्याल रखना होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ देखे हुए यार अपने इलाके में, वो एक बच्चा था बिल्कुल डिसेबल था, हम भी छोटे बच्चे थे, उस घर में जाया करते थे, वो उस डिसेबल को उसी वक्त से कितने साल तक जो है वो उसको खाना देते थे, उसका खातिर तवाज़ा करते थे। अभी मुझे पता चला 2 साल पहले कि वो उसकी डेथ हो गई, वो बाद में बेचारा सारा दिन उधर पड़ा था घर में। तो मैंने कहा यार ये देखो, वो सक्सेसफुल वालिदैन है जिन्होंने कहा यार ये हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है, वो आप तो सब हमने करना होगा। तुम कौन होते हो यार, पता चला कि ये कल को इस तरह से कोई अभी इसको ख़त्म कर दे। तो लिहाजा ये कुछ ऐसी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। हो सकता है ये लेक्चर आपको समझ भी आ गया और बातों पर अपनी अमल भी करनी है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।